नहीं, आप ठीक कह रहे हैं राहुल जी, बहुत अच्छी आपने तरफ इशारा किया है कि ये जो बहुत समय से ये मुद्दा भारत के समाज में विचार के लिए है कि जो राष्ट्रवाद है, या इसको अब कहिए कि अंध राष्ट्रवाद है, उसकी लहर पूरे समाज में चल ही रही है भारत में। और हर आदमी ये देखते हुए कि भई इससे जल्दी से जल्दी रिटर्न्स पाए जा सकते हैं, इसका फ़ायदा तुरंत चुनावों में मिल जाता है। समाज के विघटन के लिए या कहें पोलराइज़ेशन के लिए या सोशल इंजीनियरिंग के लिए लोगों को बहुत मामूली चीज़ों पर, क्योंकि जो राजनीतिक चेतना किसी सफल लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, उस तरह की शायद बिकॉज़ द पार्टिसिपेटरी वो चीज़ शायद हमारे देश में अभी दूर की बात है। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि अगर आरएसएस को या बीजेपी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो इससे पहले दूसरी पार्टीज़ भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी या बहुजन समाज पार्टी थी, तो कमोबेश जातियों पर केंद्रित थी, या कुछ पार्टी है जो क्षेत्र पर एक रीजनल आइडेंटिटी पर ही फ़ोकस्ड है। तो ये इस डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जिस हद तक संभव हो उत तक एक्सप्लॉइट करके और नागरिक के को उसकी डिग्निटी छीन के उसे एक कहिए कंज्यूमर एक रिसीविंग एंड पे छोड़ दिया जाए, उसकी एक लंबी साजिश है। आप पार्टी ने जब ये शुरुआत की थी तो उसमें एक डिस्टिंक्टिव पॉइंट बेसिक बेसिक ये था कि वो चाहते थे कि पूरे ढांचे में कुछ इंस्टीट्यूशन चेंजेस करे जाएँ, कुछ संस्थागत बदलाव करे जाएँ। मसलन अगर अदालतों में कोई मुकदमे पड़े हैं, 5 करोड़ मुकदमे पड़े हैं, वो चीज़ें अनलिमिटेड टाइम तक जो है पेंडिंग रहती हैं और इंसाफ अगर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसे बाध्य किया जाए कि भई इतने समय के अंदर आप इसको तय करिए। ऐसे चेंजेस का या भूमि के मामलों में या सरकार और नागरिक के बीच जब कोई एक वो होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो रिसीविंग एंड पर नागरिक ना रहे, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, उसके बाद एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर अंदर सरकार जवाबदेह हो। ऐसे संस्थागत बदलाव की का भरोसा दिला के वो आ रही थी पार्टी। लोगों को लगा कि हाँ, ये अच्छी बात है, शुरुआत ये अच्छी है, लिहाज़ा शायद वो कामयाब भी हुए इनिशियली। अब वो है वही गेम जो दूसरी पार्टी खेल रही है, शायद कमोबेश आम आदमी पार्टी भी उसी तरफ आ गई है और ये उसका एक नया शगुफ़ा मान लीजिए कि शाखा लगाने का जो उनका अभियान है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि करीब 1925 से 75-22 97 ईयर्स हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के। तो एक शताब्दी पूरी हो रही है और जितना लंबा उनका अनुभव है, जितना व्यापक उनका काडर है, भारत में ही नहीं बल्कि देश दुनिया का कोई भी देश शायद ही बचा हो जहाँ उनकी शाखाएँ, उनके जो आनुषंगिक संगठन ना वो काम कर रहे हों और अब से नहीं, पचासों सालों से काम कर रहे हैं। तो कोई तुलना या बराबरी या रातों-रात कुछ ऐसा चुनौती दे पाने वाली स्थिति तो नहीं लगती। लेकिन हाँ, भारत में या कुछ एक एक पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफ़ाई करके और चूँकि ये ध्यान रखिए कि उनका काडर भी या कहें कि उनका कमिटेड काडर भी दूसरी पार्टी मुकाबले ज़्यादा है और उसकी ज़मीन चाहे जो भी हो। तो ये बातें लंबे समय तक तो संभव नहीं है, लेकिन तदर्थ रूप से जो कुछ अभी कहीं चुनाव वगैरह होने वाले हैं, गुजरात में या कुछ में, तो हो सकता है कुछ शगुफ़ा छोड़ा हो। मुझे पूरी बात नहीं पता है। लेकिन शाखा और संघ की पृष्ठभूमि मैं ठीक-ठाक जानता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि कोई अगर आज शुरुआत करे और उसके समानांतर चाहे कोई शाखा लगा के और वैसा ही संगठन भारत में या कहीं खड़ा कर देगा, तो संभव नहीं लगता मुझे। 2 बातें हैं राहुल जी। एक तो चीज़ जो पहले की है कि जो इक़्तिदार में है, जो सत्ता में है, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कोशिश की ही जाती रही है शुरू से। आम आदमी पार्टी ही ने ऐसा नहीं किया। मेरे ख़्याल से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा एक योजना बना के कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया पहले। वो 2G, 3G, 4G, कोलगेट और पता नहीं कितने सारे गेट अब कहाँ हैं? उन पे सज़ाएँ क्यों नहीं हुई? आपके तो सत्ता में बहुत साल हो गए ना। किसी एक आध को तो सज़ा देते। दाऊद इब्राहिम को वहाँ से लेके आएँगे, फलाने रोज़गार के देंगे, क्या करेंगे अगर आप करें तो। और जो रेनकोट पहन के मनमोहन सिंह करप्शन कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो आक्रामक जो रवैया अपनाया था, वो तो बीजेपी ने अपनाया था, कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। और शायद उनका भरोसा ये था कि ये जो आम आदमी पार्टी या इस तरह के दूसरे जो आंदोलन हैं, ये अंततः उनके साथ में मिल जाएँगे, इनकी अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएँगी। छोटे-छोटे इन्होंने कुछ लोग उनके
कहते हैं कि वो क्या एक कहावत आप अभी कह ही रहे थे कि लोक भाषा में बड़े अच्छे मुहावरे हैं, गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर बन गए। तो वो हो गए कई बार उसमें। और ये जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं इस समय केजरीवाल, उन्होंने बहुत निचले स्तर से शुरुआत करी थी। निचले मतलब एक संगठन की जड़ों से उन्होंने मदर टेरेसा की मूवमेंट में, बाद में आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जो लोएस्ट सेगमेंट है सोसाइटी का, समाज का सबसे निचला संस्तर है, उससे जुड़े रहे, उसका लाभ उन्हें मिला, अनुभव जो मिला उसको उन्होंने कैश किया। राजनीति के हर कदम को आपका पहला ये होता है कि आप दुश्मन के कदम को भांप लें पहले से, ये करने क्या वाला है। और अगर आपने दुश्मन की इस मंशा को भांप लिया तो आप उसे हरा सकते हैं। उसी के तहत उन्होंने जो-जो उनको उचित लगा उसका इस्तेमाल किया, शायद आगे भी कर रहे हैं। कांग्रेस जिस कॉम्प्लेसेंसी में शायद अपने आप को पा रही थी उस समय कि भई 70 साल, 60 साल का हमने ये है, फलाना है, तो वो उतनी आक्रामक स्ट्रैटेजी नहीं अपने लिए डिवाइस कर पाई। यहाँ तक कि जो उनकी बहुत पॉजिटिव उनका कंट्रीब्यूशन था, उसको भी कैश नहीं कर पाई। चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का हो, मनरेगा जैसी बड़ी-बड़ी योजना हो, उनको वो कुछ कैश वगैरह नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन अब आई बात आरएसएस की, अगर हम देखें तो आरएसएस का जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो जब ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद खासतौर पे कहें तो रूसी क्रांति के बाद में एक वैश्विक विजन, हर चीज का वैश्विक समाधान, वैश्विक विजन लेके लोगों में, दुनिया भर के क्रांतिकारियों में एक आशा जग उठी थी कि अब एक नई नई दुनिया बनेगी जो समानता पर आधारित होगी और जहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, मनुष्य को विकास के पूरे अवसर मिलेंगे, आदि आदि आदि। उसके समानांतर नेशनलिज्म की भी एक उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम यूरोप में उभरी, जिसका जो चरम पर पहुंची मुसोलिनी के रूप में, हिटलर के रूप में। इटली और जर्मनी जो थे वो दोनों के दोनों राष्ट्र अंध राष्ट्रवाद के या राष्ट्रवाद के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। और इन्होंने अपना जो कहिए कि गुरु माना या जो थॉट लिया, वो लिया एक इटालियन विद्वान थे 19th सेंचुरी के गैरिबाल्डी। तो उन उसके थॉट को लेके यही युवाओं को तकरीबन तकरीबन उनके कपड़े भी यही थे, हाफ पैंट पहनना और लट्ठे लेके घूमना और रोज इकट्ठा होना एक जगह पे, और उसमें राष्ट्र के समर्थन में एक विचार को फैलाना कि हाँ, हम सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र हैं। और इटली के साथ में अगर हम साम्य करें तो ये साम्य भी है कि इटली में बहुत सारे डिविजिव ग्रुप्स भी थे। जैसे भारत में बहुत सारी कहिए कि सब कल्चर्स हैं, उपसंस्कृतियां हैं, वैसे ही इटली में भी बहुत ज्यादा थी। जर्मनी में वो स्थिति नहीं थी। तो भारत की तुलना अक्सर इटली से की जाती है कि जैसे भारत हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, वैसे इटली आल्प्स पर्वत से जुड़ा हुआ है। जैसे हिमालय में ये भारत में विभिन्नताएं हैं, वैसे ही इटली में भी हैं। और उन तमाम भिन्नताओं को जोड़ने में भी इन शाखाओं ने वहां बहुत काम किया। हमें लगता है काफी लोग ऐसा मानते हैं कि उसी से प्रेरणा लेके राष्ट्रवाद के झंडे के तले तमाम हिंदुओं को खासतौर पे इकट्ठा करना, और उसको लेके इन्होंने वो थॉट उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय था। आप सावरकर जी की किताबों में, उनके विचारों में, उनकी वक्तव्यों में भी देखेंगे। और तब ये संघ की स्थापना हुई। शुरू में कुछ और प्रार्थनाएं थी और लक्ष्य रहे, ज्यादा आक्रामक थे बहुत उस समय। कई एक नहीं, कई चलते थे। गौ माता की रक्षा के लिए भी, और आई मीन ऋषियों और वगैरह वगैरह का बहुत सारे रिग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन उस समय भी चलते थे। लेकिन इनके साथ अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत सुविचारित ढंग से भारत में और भारत के बाहर भी उस विचार को और अपने संगठन को का फैलाव जारी रखा और समय-समय पे अपनी नीतियों पे बदलाव करते रहे। जैसे जब इंदिरा गांधी के शासन के बीच में हुआ तो इन्होंने वो जो जेपी को आमंत्रित कर लिया और इस समभाव की बातें करने लगे। मुसलमान हमारे हमसे कोई अलग नहीं है, मुसलमान भी वही हैं जो इस धरती में पैदा होगा, यहाँ का पानी पिएगा, वही जो है वो भारतीय है, वही हिंदू है, उसको उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। पर ये धीरे-धीरे समय के साथ-साथ अगर वही इन विचारों के समानांतर बैठे हैं आप, तो जब आप दूसरे सरसंघचालक थे गुरुजी, तो गोलवलकर जी, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, और उनके साथ-साथ तो क्रमोत्तर रूप से अपने आप को ये बदलते और सुधारते रहे। मैं कहूँगा सुधारते रहे। क्योंकि कोई भी संगठन अगर लक्ष्य एक लेके चल रहा है, तो उसको अपने विचारों में, अपनी नीतियों में, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना चाहिए, वो ये लोग लाते रहे हैं।
अब जो मोहन भागवत जी हैं वो काफ़ी उदार ढंग से, ख़ासतौर पे जो अल्पसंख्यकों के बारे में काफ़ी उदार विचार रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी थी कि भारत को तो जिन्ना ने और कई लोगों ने ये घोषणा कर दी थी कि ये निश्चित समय के बाद टूट जाएगा। संघ की इस बारे में एक सकारात्मक भूमिका ये भी है कि उन्होंने जोड़े रखने में, चाहे वो यहाँ की जहालत को, अशिक्षा को, गरीबी को, अंधविश्वासों को, और जो कहिए धर्म भीरू जनता है, उसको किसी भी तरह से उन्होंने जोड़-जाड़ के एक आइडेंटिटी के तहत लाने की में कमोबेश कामयाब रहे कि वो सब हिंदू हैं। बृहत्तर परिभाषाओं में कई बार ये मुश्किल हो जाएगा ये साबित करना कि ये सब हिंदू भी हैं कि नहीं, क्योंकि अलग-अलग उपासना पद्धतियाँ हैं, अलग-अलग विश्वास हैं, खान-पान के तरीके अलग-अलग हैं, बुनियादी तमाम चीज़ें जो किसी धर्म को धर्म बनाती हैं, वो अलग-अलग हैं, और ऐसे अनंत टुकड़े भारत में हैं, सैकड़ों हैं। तो उन सबको छोटा करके, उन सबको भुला के एक बृहत्तर हिंदुत्व के अंदर या भारतीयता के अंदर लेके आए, वो उसका कहीं न कहीं लाभ भी मिला, उसी की वजह से आज सत्ता में भी हैं। लेकिन शाखा का जो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया, वो मेरे विचार से वही इटली से लिया, जहाँ पे इसी तरीके से हाफ पैंट में और शर्ट में वैसे ही युवक इकट्ठे होते थे और वैसे ही लठ लिए हुए उनके अभ्यास हुआ करते थे, वैसे ही नियमित रूप से राष्ट्र भक्ति के वहाँ पे गाने गाए जाते थे, और उसको अपने पुराने नेताओं को, चाहे वो जैसे भी थे, उनको महान बता के उनको जोड़ने की कोशिश की जाती थी। कुछ-कुछ मॉडल वही लेके और उसको वो किया, और समय-समय पे अपने आप को ही सुधारते रहे। तो पर आज जितना संगठन है, जितने समर्पित कार्यकर्ता उनके पास में हैं, उसकी वजह से उनकी सत्ता को, उनके जो भी कार्यक्रम वो तय कर लेते हैं, तो उसको उसमें तोड़-पा कर पाना या उसमें कहीं नुकसान पहुँचाना, वो बहुत मुश्किल काम है। वो तो छोटी से छोटी बात कहते हैं, गोएबल्स की तरह से अगर उन्होंने कोई झूठ लेना है, कहना है कि कल को साहब के ये सब कांग्रेस वाले के सारे ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, या इनके पैर उल्टे-सीधे हैं, भूत की तरह से हैं, तो ये इतना तेज़ी के साथ उड़ा देंगे दिन भर कि वो लोग मानने लगेंगे कि हाँ भाई, देखो पैर इनके हैं किधर, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ से। तो उन्हें अपने दिमाग में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जहालत और गुर्बत का वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और या अच्छी बात ये है कि उनका दुश्मन इतना जागरूक नहीं है, वो ना तो वो उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाता है, और ना ही उस कॉम्प्लेसेंसी से बाहर आ पा रहा है कि हाँ भाई, जो उन्होंने देखा कि हमने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो हमारा अधिकार बन सकता है उसी मानसिकता में। तो अगर शत्रु आपका इतना कॉम्प्लेसेंट है, तो उसे हराना आसान भी हो जाता है। ये चीज़ें उनके अंदर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।